नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम समाजीकरण के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये एमए प्रीवियस में भी है। पहला पेपर है जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, और यूजी पार्ट फर्स्ट यानी बीए पार्ट फर्स्ट का जो पहला पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसके सिलेबस में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज समाजीकरण के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है समाजीकरण के सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये पढ़ा है कि समाजीकरण की अवधारणा क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा क्या है, और समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण के उद्देश्य क्या है, समाजीकरण की विशेषताएं क्या हैं, समाजीकरण की एजेंसीज कौन कौन सी हैं। कुछ बुक्स में संस्थाओं के बारे में बताया गया है, कुछ में एजेंसीज भी कहा गया है। आज हमें समाजीकरण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। समाजशास्त्र में सिद्धांत वो समाज वैज्ञानिक नियम होते हैं जो समाज की किसी घटना की वैज्ञानिक आधार पर कार्य कारण संबंध के संदर्भ में व्याख्या करते हैं। ठीक उसी तरह समाजीकरण के सिद्धांत भी ये बताते हैं कि आखिर समाज में समाजीकरण क्यों होता है, कैसे होता है, किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, उसके पीछे कौन कौन सी प्रेरणाएं होती है। इन सब प्रश्नों का उत्तर विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अपने समाजीकरण के सिद्धांतों के माध्यम से दिया है। सर्वप्रथम हम देखेंगे अमेरिकी समाजशास्त्री C.H. कुली, कुछ पुस्तकों में कुली भी लिखा हुआ है। C.H. कुली, उनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, जो 1902 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्री विश्लेषण सामाजिक आत्मदर्शन दर्पण के सिद्धांत से किया है। इनका जो समाजीकरण का सिद्धांत है वो सामाजिक आत्मदर्शन दर्पण का सिद्धांत है। C.H. कुली का ये कहना है कि व्यक्ति के लिए समाज एक प्रतिबिंब है और समाज वह दर्पण है जिसके संपर्क में आने पर व्यक्ति का जो आत्मा है, सेल्फ है, स्व है, उसका विकास होता है। और इस चीज़ को उन्होंने बताया कि ये जो आत्म का विकास है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ है, ये 3 चरण है इसके, उस जिसके माध्यम से व्यक्ति की ये व्यक्ति का जो स्व है उसका विकास होता है, आत्म चेतना का विकास होता है व्यक्ति का। कि सबसे पहली बात है कि व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये जो आत्म विकास की प्रक्रिया, इसके 3 चरण C.H. कुली ने बताए हैं। जैसे पहला चरण है कि व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा चरण है कि दूसरों की राय के बारे में जानकर वह क्या सोचता है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि दूसरों की राय के बारे में फिर व्यक्ति क्या सोचता है। और तीसरी प्रक्रिया है कि दूसरों की राय के आधार पर और स्वयं की राय के आधार पर सुविचार करके फिर वो स्वयं को कैसा मानता है, हीन मानता है, श्रेष्ठ मानता है। यानी कि C.H. कुली के जो स्व के विकास के 3 चरण में पहला है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा चरण है कि दूसरों की राय के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। और तीसरा है कि मैं अपने बारे में सोचकर अपने आप को कैसा मानता हूँ, हीन या श्रेष्ठ। उदाहरण के लिए जैसे एक खिलाड़ी है और उसे दूसरे लोग भी अच्छा खिलाड़ी मानते हैं, वह स्वयं भी अपने आप को अच्छा खिलाड़ी मानता है, और उसके आधार पर वो स्वयं को अच्छा खिलाड़ी मानने लग जाता है और उसमें श्रेष्ठता की भावना आती है, तो उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो जाता है, वो बेहतर प्रदर्शन करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा कुशल व्यक्ति होता है या अच्छा स्टूडेंट होता है, तो व्यक्ति ऐसा सोचने लग जाता है या छात्र ऐसा सोचने लगता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं, और फिर उसके बारे में व्यक्ति सोचकर स्वयं भी वैसा ही सोचने लग जाता है
कि हाँ वो सही राय रख रहे हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सही नहीं खेल पा रहा हूँ या सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, और ये सोचकर अपने आप को हीन मानने लग जाता है। तो कभी कभी बेहतर खिलाड़ी या बेहतर छात्र भी कमज़ोर प्रदर्शन करने लग जाता है और उसमें हीनता की भावना आ जाती है। C.H. कुल्ली का ये कहना है कि ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है और ये जीवन भर ये चीज़ें चलती रहती है। और ये जो प्रक्रियाएं हैं, इसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, स्वयं का विकास होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं को समाज में एक सम्मानजनक व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहता है, और सामाजिक मूल्य मानदंड हैं उनका भी वह पालन इसलिए करता है कि वो स्वयं को एक समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। रॉबर्ट बियरस्टीट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में C.H. कुली के इस सिद्धांत को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से समझाया है, और उन्होंने कहा है कि C.H. कुली का जो समाजीकरण का आत्म दर्शन दर्पण का जो सिद्धांत है, उसका सार ये है कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ, और मैं वह भी नहीं हूँ जो आप सोचते हैं कि मैं हूँ, बल्कि मैं वह हूँ जिसे मैं सोचता हूँ कि जो आप मेरे बारे में सोचते हो कि मैं हूँ। तो इस प्रकार C.H. कुली है, उन्होंने अपना समाजीकरण का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है, और इसमें ये बताया है कि किस तरह सेल्फ का स्वयं का सामाजिक विकास होता है, आत्मचेतना का विकास होता है, और समाज को एक दर्पण के रूप में माना है। समाज समाजीकरण में सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद में ही अमेरिकी समाजशास्त्री G.H. मीड हैं, वो फ्राइड के समकालीन थी, अमेरिका में सीख सकते। उन्होंने 1936 में पुस्तक लिखी थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दूसरे शब्दों में इसमें सामाजिक स्वयं सोशल सेल्फ के विकास का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, और जो आगे चलकर बाद में प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद के सिद्धांत के नाम से समाजशास्त्र में विकसित हुआ, उसकी नींव G.H. मीड ने ही रखी थी। G.H. मीड का ये कहना है कि स्व है, उसके दो भाग हैं। एक है आई में, वह व्यक्ति की जो मूलभूत नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ हैं उसको दर्शाता है। व्यक्ति का दूसरों के प्रति जो बिल्कुल नैसर्गिक व्यवहार है उसको उन्होंने आई कहा है, और जो मूलभूत स्वाभाविक इच्छाएं हैं। और दूसरा स्व का भाग है मी, यानी व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरिकीकृत कर लेता है, वह मी है, यानी सोशलाइज्ड आई है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी G.H. मीड का ये कहना है कि समाजीकरण का तात्पर्य स्व के सामाजिक विकास से है, संतुलित और समुचित विकास से है, और स्व जो है, सेल्फ है जो है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विषय और वस्तु दोनों ही है, और इसके दो भाग हैं, आई और मी, मैं और मुझे। आई जो है उसका तात्पर्य है कि वह अवस्था हालांकि जिसमें उसका समाजीकरण नहीं हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे मूलभूत स्वाभाविक इच्छाएं हैं। और दूसरा है मुझे, जो उस जिसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया से जो प्रभाव पड़ता है, जिन चीज़ों को व्यक्ति आंतरिकीकृत कर लेता है, यानी जब उसका जो आई है वो सामाजिकृत हो जाता है, मैं है वो सामाजिकृत हो जाता है, तो वह मुझे बन जाता है, मी बन जाता है।
तो वह मी है, और इन दोनों में निरंतर अंतर्क्रिया चलती रहती है। इससे स्व का सामाजिक विकास होता है। यह मीट का जो अ, आत्मचेतना या स्व के जो विकास का जो सिद्धांत है उसका सार है। और इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी दिए, जैसे उन्होंने सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा दी है। सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा का तात्पर्य ये है कि अ, किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके आधार पर वह स्वयं धारणा बनाता है। ये प्रक्रिया भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग और भूमिका निर्वहन, रोल प्लेइंग के माध्यम से होती है। रोल टेकिंग का व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की भूमिका में अपने आप को समझता है। बालक है वो चोर बनता है, सिपाही बनता है, यह रोल टेकिंग है। और दूसरा है रोल प्लेइंग, यानी वास्तविक भूमिका का निर्वाह करना, जैसे माता पिता या बच्चे जो अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं वो रोल प्लेइंग है। तो ये जो सामान्यीकृत अन्य है, यानी किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा है जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं, यह प्रक्रिया भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग और भूमिका व्यवहार, भूमिका निर्वहन, रोल प्लेइंग के माध्यम से होती है। और इसी सामान्यीकृत अन्य को कुछ समाज वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अन्य, सिग्निफिकेंट अदर के साथ भी जोड़ा है। और उन्होंने बताया कि सिग्निफिकेंट अदर वह व्यक्ति है जिसकी प्रकृति हम जिसके अनुसार हम बनना चाहते हैं, वह हमारे लिए संदर्भ व्यक्ति की तरह होता है, जिसका निर्देशन हम स्वीकार करते हैं, जिसके स्वीकृति में अपने व्यवहार में चाहते हैं। और इस प्रकार ये जो सामान्यीकृत अन्य, जनरलाइज्ड अदर और महत्वपूर्ण अन्य, सिग्निफिकेंट अदर है, इनके माध्यम से व्यक्ति का जो स्व है, उसकी जो आत्म चेतना है उसका विकास होता रहता है, उसका समाजीकरण होता रहता है। और आई है वो मी बन जाता है, यानी सोशलाइज्ड आई हो जाता है। तो आई और मी, यानी मैं और मुझे में निरंतर अंतर्क्रिया चलती रहती है, और इस प्रकार व्यक्ति का समाजीकरण होता है। और G.H. मीड ने बहुत सामान्य अनुभविक विचारों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया, और उनके सिद्धांतों को काफ़ी स्वीकार्यता भी मिली। इसके बाद में जो समाजीकरण का सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो जाने माने मनोवैज्ञानिक चिकित्सक सिगमंड फ्रॉइड का है। सिगमंड फ्रॉइड जो वियना के एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो समाजीकरण है वो इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीन अवधारणाओं के माध्यम से होता है। ये स्व के ही तीन खंड है, तीन भाग हैं, इनके माध्यम से व्यक्ति का समाजीकरण होता है। सिगमंड फ्रॉइड हैं, उन्होंने सेल्फ को तीन भागों में बांट दिया, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो है वो व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां, इच्छाएं हैं, स्वार्थ है, असामाजिक जो प्रेरणाएं हैं, उनका समग्र है, उनका योग है, उनको इड कहा गया है। और ईगो, इसको इड को हिंदी में इदम कहा गया है। दूसरा ईगो, अहम, यानी यह स्व का, सेल्फ का, वह चेतन और तार्किक पक्ष से जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है, यह उसकी व्यक्ति की वास्तविकता है। और तीसरा है सुपर ईगो, पराहम, यानी व्यक्ति द्वारा आत्मसात किए गए सामाजिक मूल्य और जो मानदंड हैं, उनका जो समग्र, उसको सुपर ईगो कहा गया है। और यह जो सुपर ईगो है, यह ईड और ईगो के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। और ईड, ईगो, सुपर ईगो में निरंतर अंतर्क्रिया चलती रहती है। वस्तुतः ईड और सुपर ईगो के अंदर अंतर्द्वंद्व चलता है, जिसके माध्यम से ईगो का डेवलपमेंट होता है। ईगो एक सामाजिक अनुशासित पहलू है स्व का, और इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है।
उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बिन हमारी बिना पैसे दिए मिठाई खाने की इच्छा होती है, तो ये इड है। तो फिर सुपर ईगो जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा जो आत्मसात किए गए सामाजिक मूल्य मानदंड है उनका समग्र ही सुपर ईगो है। वो कहता है कि ये अनैतिक है, समाज के नियमों के विरुद्ध है और समाज में स्वीकार्य नहीं है। इस स्थिति में फिर ईगो जो स्व का चेतन और तार्किक पक्ष है वह मार्गदर्शन करता है। जब इड और सुपर ईगो इदम और परा अहम के बीच में ये अंतर्द्वंद चलता है, तब ईगो बीच का रास्ता निकालता है, सही निर्णय लेता है कि हमारे पास जो भी पैसे उपलब्ध हैं उन पैसों के आधार पर जो भी मिठाई मिल सकती है हमें, वो मिठाई हमें खा लेनी। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक मूलभूत इच्छाओं अपेक्षाओं को वो शांत करता है। तो इस प्रकार ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। एक उदाहरण के माध्यम से भी इसको स्पष्ट किया गया है कि इड रूपी घोड़े पर ईगो रूपी सवार बैठा है और सुपर ईगो सड़क पर खड़े उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरह है जो इड और ईगो दोनों पर नियंत्रण रखते हुए उन्हें सही दिशा में अग्रसर रखता है। तो इस प्रकार सिगमंड फ्रॉइड ने भी अपना ये समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। वस्तुतः सिगमंड फ्रॉइड ने जिसने इड कहा है, इदम कहा है, उसी को सी एच कुल्ले ने ओरिजिनल ह्यूमन नेचर यानी बुनियादी मानव स्वभाव कहा है और उसी को मीड ने आई कहा है। तो इस प्रकार फ्रॉइड ने अपना समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। साथ ही फ्रॉइड ने ये कहा है कि बच्चे रहते हैं उसमें केवल भूख प्यास की इच्छाएं ही नहीं होती और दूसरी भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, यानी उनमें काम विषयक भावना इरोटिक फीलिंग भी होती है। और ये यौन भावना का एक प्रारंभिक स्तर है जहाँ पर लड़का है वो माँ की तरफ आकर्षित होता है, माँ की गोद और प्यार और आलिंगन को पसंद करता है। लड़की है वो पिता की तरफ आकर्षित होती है। इस प्रवृत्ति को उन्होंने लिबिडो नाम दिया है, काम लिप्सा नाम दिया है। और ये बताया है कि इसके दो स्वरूप हैं। जब शिशु है वो माँ के प्रति आकर्षित होता है तो ये जो ग्रंथि है इसको उन्होंने ऑडिपल कॉम्प्लेक्स नाम दिया है। और एक दूसरी अवस्था है जिसमें लड़कियां हैं वो पिता के प्रति आकर्षित होती हैं, यानी यहाँ पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और इसको पितृरति या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। ये इस तरह की जो दो प्रवृत्तियाँ लड़के और लड़कियों में देखने को मिलती है, वो अपने विपरीत लिंग के पेरेंट्स के प्रति आकर्षित होते हैं और उनके प्यार और आलिंगन को पसंद करते हैं। तो इन प्रवृत्तियों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने यौन प्रवृत्तियों पर यौन भावनाओं पर सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिए गए अधिक महत्व को स्वीकार नहीं किया है और उसकी आलोचना भी की है। फिर भी सिगमंड फ्रॉइड का ये जो समाजीकरण का सिद्धांत है वो जो उन्होंने ईगो सुपर ईगो के माध्यम से दिया है वो समाजीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी बेहतर ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार ये तीन समाजीकरण के मुख्य सिद्धांत हैं जिनका बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जो सारांश है वो सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक्सट्रैक्ट उसका एक्सट्रैक्शन मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है ताकि जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत का कोर आइडिया है, केंद्रीय विचार है, केंद्रीय भाव है, उसे आप समझ लें। उसके बाद में विस्तृत अध्ययन है, उससे उसको समझना बहुत आसान हो जाता है और उसको परीक्षा में अप्लाई करना और समकालीन समाज की घटनाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना
आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये समाजीकरण के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नेक्स्ट वीडियो में समाजीकरण से संबंधित कुछ जो अवधारणाएं हैं जिनकी जानकारी इस टॉपिक के डीप और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।